हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मुझे बताइए सबसे पहले तो कैसी ज़िंदगी चल रही है? सब कुछ बढ़िया? चलिए जी, आइए शुरुआत करते हैं सर बिना कोई टाइम वेस्ट करे हमारा लेक्चर नंबर 17। आइए ज़रा हेडिंग डाल लेंगे सर लेक्चर नंबर 17 पे। हेडिंग डाल लीजिए लेक्चर नंबर 17। तो सर लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया था मुझे बताइए सर। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था पेंशन के बारे में पढ़ लिया था, जिसपे हमने एक क्वेश्चन भी करा था। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था, ठीक है। अब हमें करना है कॉन्सेप्ट नंबर 7 6 सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 6 ग्रेचुटी। लिखिए कॉन्सेप्ट 6 ग्रेचुटी। ठीक है। अच्छा, ग्रेच्युटी होता क्या है? देखिए ग्रेच्युटी जो होता है एक ग्रेशियस पेमेंट होता है। ग्रेशियस मतलब अपनी मर्जी से दिया जाता है। बात समझिए क्या होता है कि जैसे ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है। इसका नाम है लेट सपोज राजू। राजू जब 22 साल का था तब ये काम पे लगा था, जॉब पे लगा था। और अब राजू की उम्र हो गई है 60 इयर्स। और अब राजू क्या हो रहा है सर? रिटायर हो रहा है, समझिए। राजू जब 22 साल का नौजवान लड़का था तब जाके वो जॉब पे लगा था और काम करते करते उसको इतने साल हो गए। कितने साल हो गए सर? टोटल 38 साल हो गए। 38 ईयर्स उसने जॉब करी एक ही जगह पे। 38 ईयर्स अपनी जिंदगी के 38 साल उसने वहां दे दिए। तो अब जो इसका ओनर होता है, समझिए, इसका जो ओनर है यानी कि बॉस की बात हो रही है। बॉस इससे बहुत खुश होता है और कहता है कि राजू भाई साहब देखिए, आप इतने महान हो, आप इतने सालों तक आपने हमारी कंपनी में काम करा, हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने में आपने काम करा और अपनी जिंदगी के 38 साल आपने दे दिए। तो आज के दिन जब आप रिटायर हो रहे हो तो मैं अपनी मर्जी से, कौन कह रहा है सर? बॉस कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से आपको कुछ पैसे देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं सर जी? आपको पैसे देना चाहता हूं। ये ग्रेशियस पेमेंट होती है, मतलब जो अपनी मर्जी से दी जाती है। इसको कहा गया ग्रेचुटी। क्या कहा गया? ग्रेचुटी, ठीक है। तो ग्रेचुटी मैंडेटरी नहीं होती। ग्रेचुटी मैंडेटरी नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इस ग्रेचुटी के ऊपर कानून बन गया। समझिए, ग्रेचुटी के ऊपर क्या बन गया? एक कानून बन गया जिसका नाम है ग्रेचुटी एक्ट। शायद आपने पढ़ा भी होगा, ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो जब कानून बन गया तो कानून बनने के बाद ग्रेचुटी मैंडेटरी हो गई। पहले नहीं थी मैंडेटरी, कानून बनने के बाद मैंडेटरी हो गया, ठीक है। और अभी भी जहां पे यानी जिस भी कंपनी के ऊपर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, जिस भी कंपनी के ऊपर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, वहां बॉस की यानी एम्प्लॉयर की, ठीक है, एम्प्लॉयर को मैं ईआर लिखूंगा, वहां बॉस यानी कि एम्प्लॉयर की मर्जी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय को मैं डबल ई लिखूंगा, वो अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी दे या ना दे। लेकिन जहां पे ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, वो कहां पे एप्लीकेबल होता है? वो आपने पढ़ा होगा ग्रेचुटी एक्ट में। तो जहां पे भी ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, वहां ग्रेचुटी देना मैंडेटरी होता है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। तो ग्रेचुटी क्या है सर? ग्रेचुटी मतलब एक ग्रेशियस पेमेंट होती है, अपनी मर्जी से पैसा दिया जाता है। कौन देता है सर? एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, जर्नली जर्नली ड्यूरिंग रिटायरमेंट। लेकिन ग्रेचुटी का पैसा रिटायरमेंट से पहले भी मिल सकता है। यानी ग्रेचुटी का पैसा ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस भी मिल सकता है और रिटायरमेंट पे भी मिल सकता है। पर 99% केसेस में हमेशा पैसा कब मिलता है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। आइए जी, लिखिए मेरे साथ साथ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी ग्रेचुटी इज अ is a lump sum. Gratuity is a lump sum payment. Gratuity is a lump sum payment given by employer. Given by employer. Employer को मैं क्या लिखूंगा? ER. Given by employer to employee. Given by employer to employee as a token. As a token of
एप्रिसिएशन, यानी उसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल दे दिए तो उसको एप्रिशिएट करने के लिए क्या दे देते हैं उसको, एक पेमेंट दी जाती है, लमसम पेमेंट जिसको ग्रेच्युटी कहा जाता है। फॉर लॉन्ग टर्म फॉर लॉन्ग टर्म सर्विस फॉर लॉन्ग टर्म सर्विस, कॉमा यूजुअली यूजुअली एट रिटायरमेंट और डेथ। और और रेजिग्नेशन भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना कि भाई उसने बहुत साल काम करा और रिजाइन कर दिया तो भी मिल सकता है, ठीक है, रेजिग्नेशन। क्लियर है? चलिए, लिख लीजिए इसको, और ये फोटो बनाना चाहो तो ये भी बना लो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि टैक्सेबिलिटी ग्रेच्युटी की क्या होगी, ठीक है। पहले मेरे साथ साथ बुक पे आ जाइए और पढ़ना शुरू करिए कि भाई ग्रेच्युटी एक लमसम पेमेंट है, एक मोटी अमाउंट मिलती है, गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर लॉन्ग टर्म सर्विस, यूजुअली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन या डेथ। मैंने आपको बताया ग्रेच्युटी ग्रेशियस पेमेंट होती है, मर्जी से दी जाती है, लेकिन बाद में इसमें कानून बन गया। तो पहले कह रहा है कि ये तो वॉलंटरी पेमेंट होती थी, मर्जी होती थी एम्प्लॉयर की वो दे या ना दे, लेकिन अब इस पे क्या बन चुका है सर, बट नाउ इट हैज बिकम अ रेगुलर एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट। अब जनरली दे दिया जाता है, लेकिन जिसपे ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता वहां मर्जी होती है वो दे या ना दे, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 ने ग्रेच्युटी को क्या कर दिया सर, मैंडेटरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है एम्प्लॉयज के लिए, सबके लिए नहीं, जहां ग्रेच्युटी एक्ट लगता है उसके लिए। Employer are legally required to pay gratuity if conditions are satisfied. It is no longer just a goodwill or generous payment. अब ये gracious या generous payment नहीं रह गई है। Today the most employer formally agree to pay gratuity as a part of employment terms. यानी employment का जो लेटर मिलता है उसी में लिखा होता है कि आपको ग्रेचुटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमें इतना ध्यान नहीं देना, हमें तो बस ये पता है ग्रेचुटी एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय को जनरली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लेकिन ये ड्यूरिंग द सर्विस भी मिल सकती है, तो हमें इस पे इतना ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है कि टैक्सेबिलिटी क्या होगी सर ग्रेच्युटी की। अब देखिए जरा, मोटा पैसा एक साथ मिलेगा एम्प्लॉय को, समझिए जरा, मोटा पैसा एक साथ, लेट सपोज इसको मिल जाएंगे 15 लाख रुपए ग्रेच्युटी के। अब इसको मोटा पैसा एक साथ मिल जाएगा तो इसका टैक्स बहुत ज्यादा कट जाएगा, समझ आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स है, जितना ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा टैक्स। अब रिटायरमेंट पे इसको एक साथ बहुत पैसा मिल गया, तो जब इसको बहुत पैसा मिल जाएगा तो इसका टैक्स भी ज्यादा हो जाएगा, टैक्स भी ज्यादा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपसे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, हम इसमें आपको कुछ एग्जेम्पशन देंगे। यानी कि ग्रेच्युटी जब आपको मिलेगी, समझिए हम एम्प्लॉयर को कह रहे हैं कि देखो ग्रेच्युटी जब आपको मिलेगी तो हम आपको कुछ ना कुछ इसमें एग्जेम्पशन देंगे, सारे ग्रेच्युटी के पैसे आपके टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जो ग्रेच्युटी आपने कमाई है ये एक बार में नहीं कमाई, ये आपने सालों की मेहनत करी है इतनी, तब जाके बॉस ने आपको ग्रेच्युटी की पेमेंट करी है। जब आपने 38 साल अपने दिए जिंदगी के, तब जाके बॉस ने आपको क्या दिया, ग्रेच्युटी दी। तो हम आपसे आपके सारे पैसे नहीं ले लेंगे, हम इस पे कुछ एग्जेम्पशन भी देंगे आपको, ठीक है। तो अब जरा समझो टैक्सेबिलिटी क्या है ग्रेच्युटी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है ग्रेच्युटी का पॉइंट एग्जाम में आता ही है, ग्रेच्युटी पेंशन ये जरूर आते हैं, ठीक है। देखिए, तो ग्रेच्युटी सर कैसे मिलेगी, सबसे पहले तो ग्रेच्युटी मैंने आपको बताया रिटायरमेंट पे भी मिल सकती है, डेथ पे भी, या ड्यूरिंग द सर्विस भी मिल सकती है। यानी कि राजू ना तो रिटायर हुआ है ना ही वो मरा है, और वो अपने एम्प्लॉयर को कहता है सर ग्रेच्युटी आप मुझे बाद में दोगे, तो वो उसमें से कुछ पैसे अभी दे दो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे अपने भाई का इलाज कराना है, या मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, या मेरी शादी है, कोई भी पर्पस हो सकता है। यानी कि अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिलेगा, समझिए, अगर ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द सर्विस मिलेगी तो हमेशा टैक्सेबल होगी। तो ये पॉइंट याद रखना, अगर वो रिटायर नहीं हो रहा, डेथ नहीं हुई, उसकी रिटायर नहीं हुआ, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर तो पूरा टैक्स करेंगे। बहुत सारी चीजों में ऐसे ही है, बहुत सारी चीजों में ऐसे ही है कि अगर उसने जॉब नहीं छोड़ी है और ड्यूरिंग द सर्विस उसने वो चीज ले ली है, जैसे हम पीएफ में भी पढ़ेंगे आगे, और जैसे ग्रेच्युटी में है, तो अगर उसने जॉब नहीं छोड़ी है, समझिए जॉब नहीं छोड़ी है, और उसने पैसा ले लिया ग्रेच्युटी का, तो 100% टैक्सेबल होगा। अब गवर्नमेंट छूट कब दे रही है, गवर्नमेंट छूट देती है रिटायरमेंट पे, क्यों, क्योंकि कह रही है कि गवर्नमेंट, देखिए समझिए कि भाई आज के दिन आप रिटायर हो गए,
अब आगे तो आपको सैलरी मिलेगी नहीं, अब आपको आगे क्या मिलेगी? पेंशन। और हमने पढ़ा था कि पेंशन जैसे मंथली मिलेगी, जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है, जो मंथली मिलती है, वो तो पूरी टैक्सेबल है। तो रिटायरमेंट पे जो एक साथ पैसा मिल रहा है एम्प्लॉय को, रिटायरमेंट पे जो एक साथ पैसा मिल रहा है एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसमें आपको एग्जेम्पशन देंगे, क्योंकि हम आपके ये पैसे भी टैक्स कर लेंगे, फिर आने वाले जो पेंशन है वो भी टैक्स कर लेंगे, तो ऐसे तो जाती हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इनकम टैक्स में प्रोविजन बनाया और ये कहा गया कि ग्रेचुटी अगर आपको मिलेगी रिटायरमेंट या डेथ पे, कम ऑन, ग्रेचुटी अगर आपको मिलेगी रिटायरमेंट या डेथ पे, तो हम एग्जेम्पशन देंगे। अब कितनी एग्जेम्पशन देंगे? उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो क्लाइंट आएगा, समझिए, आपका एक रिलेटिव, बहुत सारे आपके रिलेटिव हैं, तो आपका एक रिलेटिव आपके पास आता है, मान लीजिए 2 टाइप के रिलेटिव या 3 टाइप के रिलेटिव आपके पास आते हैं। आपके 3 टाइप के रिलेटिव आपके पास आते हैं। आप कौन हो सर? आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सीए बन गए हो। कितनी खुशी की बात है कि आप सीए बन गए हो। और सर हमने तो हाथ पे सीए का टैटू भी बनवा लिया, ये देखिए। हाथ पे सीए का टैटू करवा लिया है, ठीक है? देखिए सर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, हम खुश हो रहे हैं। अब हम अपने रिश्तेदारों की तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास रिश्तेदार आए और कह रहे हैं, बेटा, एक आया, लेट्स सपोज इसका नाम है ए। ए आके कहता है कि बेटा देखो, मैं रिटायर होने वाला हूं और मुझे ग्रेचुटी मिलेगी 30 लाख रुपए की। मुझे ग्रेचुटी मिलेगी। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, रिश्तेदारों के जितने भी, आप अगर आप काम करोगे तो रिश्तेदारों के, जनरली तो रिश्तेदार आपसे काम कराते नहीं है, लेकिन अगर कोई करवा रहा है तो सारा फाइनेंस आपको अपने रिश्तेदार का पता चल जाएगा, कितने कमा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो मुद्दे की बात पे आते हैं कि आपके एक रिलेटिव है ए, वो आपको कहते हैं कि बेटा, मैं रिटायर होने वाला हूं और मुझे ग्रेचुटी मिलेगी कितने की? 30 लाख की। तो कितना टैक्स होगा? तो सबसे पहले आप उससे पूछोगे कि क्या आपको रिटायरमेंट पे मिल रही है या ड्यूरिंग द सर्विस? वो कह रहा है कि नहीं, ड्यूरिंग द सर्विस नहीं है, रिटायरमेंट पे मिलेगी। तो आप कहोगे रिटायरमेंट पे मिलेगी, ठीक है, फिर तो एग्जेम्पशन मिलेगा। अब आप उससे ये पूछोगे, पहले ये बताओ आप काम कहाँ करते हो? वो कह रहा है क्या मतलब? आप उससे पूछ रहे हो, पहले ये बताओ, क्या आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो? यानी कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट? तो अब ये खुश हो गया, इसने कहा कि भाई मैं तो सरकारी मुलाजिम हूं, मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूं। क्या करता हूं? गवर्नमेंट जॉब से मैं रिटायर हो रहा हूं। तो अब आप उसको बोलोगे कि जो आपकी स्माइल है इसको और बड़ी कर लो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, समझिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिलेगी, चाहे कितनी भी अमाउंट की मिले, 100% एग्जेम्प्ट है। 100% एग्जेम्प्ट है, समझिए। आपके पास क्या है सर? तीन, लिखना मत इसको। आपके पास आपके तीन रिश्तेदार आए, पहले आया ए। तो ए से आपने क्या पूछा? सबसे पहला सवाल पूछा कि जो ग्रेचुटी मिली वो कैसे मिली? वो ड्यूरिंग द सर्विस मिली, ड्यूरिंग सर्विस मिली या रिटायरमेंट पे मिली? अब वो आपको क्या कह रहे हैं कि भैया कहाँ मिली? रिटायरमेंट पे मिली। ये बात कंफर्म हो गई, रिटायरमेंट पे मिली है। अब आप उससे दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, रिटायरमेंट पे मिली है तो पहले ये बताओ कि आप सरकारी मुलाजिम हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट? अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपको बता चुका हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होता है सर? दो टाइप के एम्प्लॉय ही गवर्नमेंट होते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करे या स्टेट गवर्नमेंट में काम करे। एमसीडी, एनडीएमसी, बीएमसी, इनमें कोई काम करता है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नहीं आता एज पर टैक्स पर्पसेस, ठीक है? अच्छा, नॉन गवर्नमेंट में कौन आता है सर? अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी काम कर रहा है तो भी वो नॉन गवर्नमेंट में ही आएगा। तो आपने उससे पूछा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट? उसने कहा कि भाई मैं क्या हूं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आपने उसको कहा खुश हो जाओ, खुशी की बात है, आपके जो भी 30 लाख रुपए मिले आपको, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी मुद्दे की बात यह है कि अगर ग्रेचुटी मिली है ड्यूरिंग द सर्विस तो पूरा का पूरा टैक्स होगा। ये लिखना मत, मैं आपको लिखाऊंगा। अगर ग्रेचुटी मिली है ड्यूरिंग द सर्विस तो 100% टैक्स है। लेकिन अगर ग्रेचुटी मिली है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, तो सबसे पहले हम पूछेंगे एम्प्लॉय कौन सा है, गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिली है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो 100% एग्जेम्प्ट होती है, 100% एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है?
वहीं आपके पास फिर आपका दूसरा रिश्तेदार भी आया, वो भी रिटायर हो रहा है, इसका नाम है मिस्टर बी। तो आप इससे फिर दोबारा पूछोगे कि भाई कैसे मिली आपको ग्रेच्युटी? क्या ड्यूरिंग द सर्विस मिली? अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिलेगी तो भैया पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? वो कह रहा है नहीं, ड्यूरिंग द सर्विस नहीं मिली, मेरा भी क्या हुआ है, रिटायरमेंट हुआ है, तो मुझे भी रिटायरमेंट पे मिली है। फिर आप इससे क्वेश्चन पूछोगे कौन सा, कि बताओ क्या अंकल जी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? उसने कहा नहीं बेटा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, मैं तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। मैं तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। अब जैसे ही उसने कहा कि नॉन गवर्नमेंट है, समझिए, जैसे ही उसने कहा नॉन गवर्नमेंट है, फिर आपका एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि जो आपको ग्रेच्युटी मिल रही है, जो ग्रेच्युटी मिल रही है, वो कैसे मिल रही है? क्या वो एज पर ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग मिल रही है, या फिर आपको बिना ग्रेच्युटी एक्ट के वो दी जा रही है? सर इसका क्या मतलब हुआ? देखिए बात समझिए, मैंने आपको कहा कि ग्रेच्युटी देना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन एक्ट बना के मैंडेटरी कर दिया गया है। कौन सा एक्ट है सर? 1972 का एक्ट बना के मैंडेटरी कर दिया गया है। क्या ये मैंडेटरी सबके ऊपर है? नहीं सर, सबके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। जिस भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, समझिए, जिस भी कंपनी के ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल होगा, सिर्फ उसी के लिए मैंडेटरी है। तो अब आप उससे पूछ रहे हो कि सर जी, अंकल जी, बी नाम है इनका, कि आप जो हो नॉन गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट होते तो सारा एग्जेम्प्ट हो जाता। मजे की बात है, देखिए अंकल ए पीछे खड़े हैं, 30 लाख रुपए लेके नाच रहे हैं, देखो बेहोश भी हो गए, उनको मैं उठा रहा हूँ कि उठ जाओ। ठीक है, टैक्स का पैसे भी तो आना है, उससे वर्ल्ड टूर पे जाना है आपको। अब समझिए, आप इनको कह रहे हो बी को कि आप नॉन गवर्नमेंट हो, और नॉन गवर्नमेंट के लिए पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ये थोड़े से उदास हो गए, कह रहे ये क्या बात हुई, और इनके थोड़े थोड़े आंसू भी आने लग गए कि ये क्या बात है, ये मेरे साथ में ए खड़ा हुआ है, ये तो मतलब लेटा हुआ है, बेहोश हो गया, ये तो गवर्नमेंट जॉब में है, और इसके सारे पैसे एग्जेम्प्ट, और मैं नॉन गवर्नमेंट में हूं, मैं तो और मेहनत करता हूं, ये तो फिर भी मुझे मारता रहता है। मैं नॉन गवर्नमेंट में हूँ, नॉन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे टैक्स लगेगा। तो मैंने कहा, मतलब आप कहोगे इसको, हाँ जी टैक्स तो लगेगा। अब वो कह रहा है चलो बेटा ये बता दो कितना लगेगा। तो आप उससे दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, कि ग्रेच्युटी मिल कैसे रही है? क्या ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग मिल रही है, या ग्रेच्युटी एक्ट आपकी कंपनी पे ग्रेच्युटी एक्ट नहीं लग रहा, फिर भी आपका एम्प्लॉयर आपको ग्रेच्युटी दे रहा है? तो अब वो कह रहा है कि नहीं, मैंने तो पढ़ा था, जो मेरे अपॉइंटमेंट लेटर था ना, और जो अभी मेरे पास पेपर्स आए रिटायरमेंट के भी, उसमें भी ये लिखा है कि ग्रेच्युटी मिल रही है एज पर द ग्रेच्युटी एक्ट। क्या लिखा हुआ है? ग्रेच्युटी मिल रही है एज पर द ग्रेच्युटी एक्ट। तो इस केस को हम कहेंगे कि ये जो एम्प्लॉय है, ये कवर्ड है, ये कवर्ड है अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। सर एक बार फिर से बताना। हाँ फिर से बताता हूं, समझिए मेरी बात को, कि जब वो आपसे कह देगा कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो आप उसको कहोगे 100% टैक्स नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो टैक्स लगेगा ही। सॉरी, 100% एग्जेम्प्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो टैक्स लगेगा ही। तो वो रोने लग गए, ठीक है। धीरे धीरे उनके अगर आप आंसू देखोगे, तो उनको खून के आंसू भी आने लग गए कि ये क्या हुआ। ठीक है। अब जरा बात समझिए, अब आप उनको ये कह रहे हो कि अंकल जी रो मत, सारा पैसा टैक्स नहीं होगा, कुछ एग्जाम्प्ट होगा। पहले ये बताओ कि ग्रेच्युटी मिल कैसे रही है? क्या ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग मिल रही है, या आपकी कंपनी पे वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, फिर भी आपको ग्रेच्युटी मिल रही है? अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो ग्रेच्युटी मिल रही है एज पर द ग्रेच्युटी एक्ट। तो उस इंप्लॉय को हम कहेंगे कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। क्या कहेंगे? कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब आप उसको बोलोगे कि देखिए यहां पे आपको सारा टैक्स नहीं होगा, कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन दी जाएगी। अब वो पूछ रहे हैं कितनी एग्जेम्पशन दी जाएगी, तो आप कहोगे देखो, जो भी इनमें से लीस्ट होगा, मैं ये आपको लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो अभी। जो भी इनमें से लीस्ट होगा, किसमें से? देखिए एक तो मैक्सिमम है कितना, 20 लाख रुपए, मैक्सिमम है 20 लाख रुपए। ठीक है, या फिर या फिर 15/26 मल्टीप्लाई बाय आपकी सैलरी पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर
ऑफ सर्विस, जितनी सर्विस आपने दे दी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैसे निकलेगा अभी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पे, या फिर एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। ठीक है, समझिए मेरी बात को, हम एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं। तो एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे सर, मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, 20 लाख रुपए। इसको मिल रहे हैं, मान लेते हैं इसको मिल रहे हैं 25 लाख रुपए। कितने मिल रहे हैं सर जी आपके एम्प्लॉय को, मतलब आपके रिश्तेदार को 25 लाख रुपए। ठीक है, अब हम उनको ये कह रहे हैं कि देखिए जो भी इन तीनों में से कम होगा उतनी एग्जेम्पशन मिलेगी और जो बचेगा टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो कितना कहा हमने, पहला तो 20 लाख। ठीक है, लेकिन मिल कितने रहे, 25 लाख। ठीक है, दूसरा कि 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ। अब जरा समझिए सैलरी पर मंथ जो है इसका क्या मतलब है। हम इससे पूछेंगे एम्प्लॉय से, मतलब अपने रिश्तेदार से, कि अंकल जी ये कैलकुलेशन करने के लिए मुझे बता दो जरा, ये पॉइंट नंबर बी कैलकुलेट करने के लिए मुझे अपनी तनख्वाह बता दो। तो कह रहा है कि वैसे तो मुझे तनख्वाह मिलती है 30,000 रुपए। हमने कहा ठीक है, कोई डीए मिलता है, कह रहा हाँ डीए भी मिलता है। मैंने कहा कितना, कह रहा 15,000 रुपए डीए मिलता है। तो मैंने क्या लिया, फुल सैलरी ले ली पर मंथ और फुल डीए ले लिया, फुल डीए, यानी फुल मैंने बेसिक सैलरी ले ली और फुल मैंने क्या ले लिया, डीए। अब मैं उससे पूछ रहा हूं अंकल से, अंकल ये बताओ अपनी जिंदगी के कितने साल दे दिए यहाँ पे, यानी कितने सालों तक आपने यहाँ पे काम करा। उसने कहा बेटा देखो जब मैं रिटायर हुआ तो 33 साल हो गए। अब मैं पूछ रहा हूँ कुछ महीने भी थे या सिर्फ साल थे, कह रहा 33 साल और 8 महीने हो गए। तो मैं, आप समझिए, तो मैं एक काम करूं, इसको मैं राउंड फिगर करके 34 साल कर दूं। क्या मैं इसको राउंड फिगर के करके 34 साल कर दूं। वो कह रहा हाँ कर दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे रुक जाना, अब यहाँ पे कानून की बात होगी। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कानून पढ़ना पड़ेगा, लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो लॉ ये कहता है कि हाँ इस केस में आप राउंड फिगर कर देना, यानी कि 6 महीने या फिर 6 महीने से ज्यादा हुआ तो 1 साल बढ़ा देना, तो राउंड फिगर करके 1 साल बढ़ा देना। लेकिन अगर 6 महीने से कम हुआ, 6 महीने से कम हुआ तो फिर आपको कम वाला रखना है, आगे नहीं ले जाना है। ठीक है, तो राउंड फिगर कैसे करनी है आपको, 6 महीने ये उससे ज्यादा हुआ तो पूरा 1 साल कर देना, और 6 महीने से कम हुआ तो उस पार्ट को छोड़ देना, फिर आप आगे नहीं लेके जाओगे, उतना ही रखोगे। ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल में। तो यहाँ पे राउंड फिगर होके कितने हो गए सर, 34 साल, 34 ईयर्स। अब जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ गया। आइए जी कैलकुलेट करते हैं सर। 30,000 उसको मिलते हैं बेसिक सैलरी, 15,000 मिलते हैं डीए टोटल फुल। तो कुल मिला के उसकी मंथली सैलरी बेसिक और डीए, टोटल बेसिक और टोटल डीए मिला के सर उसकी महीने की सैलरी बनती है 45,000 रुपए। अब महीने में आता कितने दिन है सर, महीने के अंदर 4 संडे होते हैं। एक महीने में होते हैं सर 30 दिन। कितने दिन होते हैं सर, 30 दिन, जिसमें से 4 तो हो गए सर संडे। तो बाकी कितने दिन बचे सर, 26 दिन। यानी वो 26 दिन आता है, वो 26 दिन आता है। तो अगर मैं इसको 26 से डिवाइड कर दूं, इसको 26 से डिवाइड कर दूं तो क्या निकलेगा, एक दिन की तनख्वाह। सर ये कैसे, एक बार दोबारा बताना। देखो उसको पूरी बेसिक सैलरी मिल रही है 30,000 रुपए, पूरा डीए मिल रहा है 15,000 रुपए, कुल मिला के महीने का बेसिक और डीए होता है 45,000 रुपए, 45,000। अब मैं आपसे कह रहा हूं कितने दिन आता है काम करने, तो सर 30 दिन, एक महीने में लगभग लगभग क्या 30 दिन होते हैं, जिसमें से 4 तो हो जाते हैं सर संडे। तो वर्किंग डेज कितने रहे सर, वर्किंग डेज रहे 26 दिन, वर्किंग डेज रहे 26 दिन। अगर मैं 45,000 महीने के कमा रहा हूं जिसमें मैं 26 दिन काम करता हूं, अगर मैं 45,000 मंथली कमा रहा हूं जिसमें मैं 26 दिन काम करता हूं, तो क्या एक दिन का बता सकते हो, बिल्कुल सर एक दिन का आ गया 1730.7692, यानी एक दिन की तनख्वाह निकल गई। अब मैं आपसे कह रहा हूं 15 दिन की निकालो, तो 15 दिन की हो गई सर तनख्वाह 25,961, 25,961। और मैं कह रहा हूं अगर ये 15 दिन की तनख्वाह इसको उतने सालों तक मिलती, या उतने सालों की जितने साल इसने काम करा, उतने सालों की निकालो जितने साल इसने काम करा। तो कितने साल हो गए सर, ये 34 साल हो गए, मल्टीप्लाई बाय 34। तो ये हो गया सर 8,82,692, 8,82,692। ठीक है, तो कितना हो गया सर, 8,82,692। ठीक है,
अच्छा, तीसरा क्या है? एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट कितनी मिली है सर? एक्चुअल अमाउंट कितनी पूछी थी? 25 लाख रुपए। ठीक है, तो एक्चुअल हो गई सर 25, तीसरा था एक्चुअल 25। जो भी इन तीनों में से लीस्ट होगा, तो सर लीस्ट कितना आ रहा है? ये आ रहा है 8,82,000, 8,82,692। तो अब मैं इसको बता दूंगा अंकल जी को कि अंकल जी देखिए, आपको ग्रेचुटी कितनी मिली है? सर ग्रेचुटी अंकल जी मिली है आपको 25 लाख रुपए। इसमें से जो एग्जेम्पशन मैंने निकाली, वो निकाली 8,82,692। तो बाकी जो रह गए 25 लाख में से 8,82,692 माइनस कर देंगे, तो 16 लाख रुपए, 16,17,308 रुपए, 308, ये आपके लिए होगी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट। ये आपके लिए क्या होगा सर जी? टैक्सेबल सैलरी का पार्ट। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब आपके पास आए तीसरे रिश्तेदार। सर ये लिखवाया तो है नहीं, मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। आपके पास आए आपके तीसरे रिश्तेदार, इसका नाम है मिस्टर सी। ये आपको कह रहे हैं बेटा, मुझे भी ग्रेचुटी के पैसे मिले हैं, मुझे भी ग्रेचुटी के पैसे मिले हैं। आप पूछ रहे हो कितने? वो कह रहा है कि 25 लाख रुपए मिले हैं। फिर आप उससे क्वेश्चन क्या पूछोगे कि अंकल जी पहले ये बताओ, क्या ये ग्रेचुटी के पैसे आपको रिटायरमेंट पे मिले हैं या ड्यूरिंग द सर्विस मिले हैं? ठीक है, या तो रिटायरमेंट पे मिलेंगे या ड्यूरिंग द सर्विस या ड्यूरिंग द जॉब। वो कह रहा है नहीं जी बेटा, मैं तो रिटायर हो गया हूं, रिटायरमेंट पे मिलेंगे, और रिटायरमेंट पे मिले हैं। अब आप उससे फिर क्वेश्चन पूछोगे कि अच्छा पहले तो ये बताओ, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? ये कह रहा है नहीं, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, मैं तो नॉन गवर्नमेंट था। फिर आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा नॉन गवर्नमेंट थे, तो जिस कंपनी में आप काम करते थे, क्या उस पे ग्रेचुटी एक्ट लगता था? क्या उस पे ग्रेचुटी एक्ट लगता था? यानी कि क्या आप कवर्ड एम्प्लॉय थे? क्या आप कवर्ड एम्प्लॉय थे? तो उसने कहा नहीं, हमारी कंपनी पे ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता था। यानी कि नो ग्रेचुटी एक्ट, नो ग्रेचुटी एक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड। फिर मैंने इनको कहा अंकल जी को, अंकल जी देखिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो और आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड भी नहीं हो, फिर भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो ये खुश हो गए, ये कह रहे थे बेटा मैं तो सोच रहा था कि मेरे पूरे 25 लाख रुपए टैक्स हो जाएंगे, तो यहां पे आप तो बता रहे हो कि मुझे क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन। एक पूछ रहा है कि बेटा कितनी मिलेगी? मैं अब इसको बता रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं अंकल जी देखिए, एक तो मैक्सिमम तो वही है, मैक्सिमम कितनी सर? मैक्सिमम 20 लाख रुपए, जो ऊपर थी कवर्ड वाले के लिए वही आपके लिए है। दूसरा भी वही है, एक्चुअल जो था, जो वहां तीसरा मैंने लिखवाया, एक्चुअल कितना है सर? 25 लाख। ठीक है, तीसरे में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। तीसरे में क्या हो जाएगा सर? तीसरे में हो जाएगा 15/30। वहां पे मैंने क्या लिया था? 26, पर यहाँ पे क्या हो गया? 30। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बनाया, अब मैं क्या करूं? ठीक है, उन्होंने ऐसे ही बनाया, वहां 15/26, यहाँ 15/30। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब मैं उससे पूछूंगा कि भाई मुझे आप अपनी एवरेज ए आर बी सैलरी बता दो। क्या बता दो? फॉर 10 मंथ, अपनी 10 महीने की एवरेज सैलरी बता दो, मल्टीप्लाई, फिर वही नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीशन। कितने साल हो गए अंकल जी आपको यहाँ पे काम करते हुए? अब जरा समझिए, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि बेटा ये एआरबी सैलरी क्या होता है? सर मैं इसको बता रहा हूं, देखिए एआरबी सैलरी मैंने आपको पढ़ाया था। एआरबी सैलरी में आता है एक तो बेसिक का पूरा पार्ट, और उसके साथ डीए का फॉर्मिंग वाला पार्ट, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए फॉर्म करा जाता है। उसके साथ साथ आती थी सर इसमें कमीशन, लेकिन कमीशन किस पे? टर्नओवर पे कमीशन आती थी। इन तीनों को जोड़ के मिलता है ए आर बी सैलरी। लेकिन वो ए आर बी सैलरी महीने की नहीं लेनी, वो लेनी है 10 महीने की एवरेज। ये कैसे निकालेंगे? अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बेटा देखो, 15/30 तो है, ये कह रहा है कि मेरी 10 महीने की एवरेज ए आर बी सैलरी वो होती है 80,000 रुपए। कितनी होती है? 80,000 रुपए। एवरेज एआरबी सैलरी कितनी हो गई? 80,000। अब मैं उससे पूछ रहा हूं अंकल जी बताइए कितने साल हो गए आपको काम करते हुए, कितने कंप्लीट साल हो गए? वो कह रहा है कि बेटा मुझे यहाँ पे 32 साल हो गए हैं काम करते हुए, मैं 32 साल बाद रिटायर हुआ हूं। अब मैं इससे पूछ रहा हूं कि कोई मंथ वंथ थे? वो कह रहा है हाँ, यहाँ मुझे 32 साल 9 महीने हो गए। कितने हो गए? 32 साल 9 महीने।
तो अब मैं कहूंगा अंकल जी देखो आप नॉट कवर्ड में आते हो, आप नॉट कवर्ड में आते हो, तो यहां फ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा। आप नॉट कवर्ड में आते हो तो फ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा और यहां पे 32 साल ही लिखा जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करूंगा कि अगर उसको 80,000 एआरबी सैलरी मिलती है एक महीने की, 10 महीने का एवरेज करके, तो आधा कितना हो गया सर? आधा हो गया 40,000, और ये इसको 32 सालों तक मिलेगा तो कितना होगा? 12,80,000। अगर ये इसको 32 सालों तक मिलता तो कितना होता? 12,80,000। अब इन तीनों में से जो भी क्या होगा? लोअर, जो इन तीनों में से लीस्ट होगा, तो लीस्ट वैल्यू तो यही आई 12,80,000। तो फिर मैं सी के लिए भी बताऊंगा कि देखिए अंकल जी आपको ग्रेचुटी कितनी मिली? ग्रेचुटी तो मिली आपको 25 लाख, लेकिन इसमें से एग्जेम्प्ट कितना मिलेगा? सिर्फ आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा 12,80,000। तो बाकी जो आपके 11,20,000 बच गए, 12,22,000, 12,20,000 जो बच गए, ये आपके टैक्स होंगे अंडर दी हेड सैलरी, ये आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर सर, एक बार फिर से समझाना, एक बार फिर से समझाता हूं कि सबसे पहले एक काम करो, इसको तो छोड़ो, आप आ जाओ बुक पे, बुक पे आओ। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछोगे कि भैया ड्यूरिंग द सर्विस मिला तो 100% टैक्सेबल है। अगर रिटायरमेंट या डेथ पे मिला तो आप पूछोगे उससे कि गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, और गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो 100% एग्जेम्प्ट हो गया। और अगर अदर इंप्लॉय है, मतलब नॉन गवर्नमेंट है, तो आप पूछोगे कि आपकी कंपनी में क्या ग्रेच्युटी एक्ट था या आपको बिना ग्रेच्युटी एक्ट के ही मिल गया, यानी वेदर द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। तो इनके अंदर क्या मिलेगी सर? इनको मिलेगी एग्जेम्पशन, पर इनकी एग्जेम्पशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये होते हैं, देख लेना। ठीक है, अच्छा, ग्रेच्युटी मैंने आपको बताया कि अगर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस मिल जाती है तो 100% क्या होती है सर? टैक्सेबल होती है। ठीक है, अगर रिसीव होती है रिटायरमेंट पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा? 100% एग्जेम्प्ट। अगर रिटायरमेंट पे या डेथ पे मिल रही है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 100% एग्जेम्प्ट। फिर अगर वो कवर्ड है, यानी वो एम्प्लॉय बी वाला, आपका जो बी वाला एम्प्लॉय था, अगर वो है, तो वहां पे क्या होगा सर? इनमें से जो कम होगा, इन तीनों में से जो भी कम होगा, इन तीनों में से जो भी कम होगा वो क्या हो जाएगा सर जी? वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट, वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो तीनों क्या है सर? सबसे पहले 20 लाख रुपए मैक्सिमम, फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और अगर वो कवर्ड वाला है तो कितने दिन लेते थे सर? 15/26, 15/26। और यहां आएगी सैलरी पर मंथ। अब यहां पे ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये बदला हुआ है और एक ये बदला हुआ है, एक्चुअली में देखे जाए तो तीनों ही बदले हुए हैं। तो सबसे पहले हुआ सर 20 लाख, उसके बाद हुआ अमाउंट एक्चुअल रिसीव्ड, और तीसरा है सर 15 दिन की सैलरी। 15 दिन की सैलरी निकलेगी सर 15/26 करके, 15/26 करके मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ। अब सैलरी पर मंथ कैसे होती है वो भी देखेंगे, सैलरी पर मंथ क्या होती है वो भी देखेंगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ठीक है, तो सर 15/26 तो हमें याद करना है, इसमें तो इफ, नो इफ एंड नो बट, 15/26। सैलरी का मतलब क्या हुआ? सैलरी मैंने क्या लिया था? मैंने टोटल सैलरी ली थी पर मंथ की, कौन सी वाली सर? बेसिक। मैंने टोटल बेसिक सैलरी ली थी और टोटल डीए लिया था, टोटल डीए लिया था। इन दोनों को ऐड करके क्या निकाल लिया था मैंने? सैलरी पर मंथ। याद रखना, मैंने यहाँ पे ए आर बी सैलरी की बात नहीं करी है, ए आर बी मतलब आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी की बात नहीं करी है। मैंने क्या बात करा है यहाँ पे? सिर्फ सिंपल सैलरी की बात करी है। तो मैंने यहाँ पे लिया बेसिक पे, उसके साथ साथ पूरा का पूरा डीए, कंप्लीट डीए लिया। और मैंने आपको कहा था अगर कोई भी नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन है तो उसको आप राउंड ऑफ कर दोगे, यानी 6 या 6 से ज्यादा है तो आप उसको पूरा कर दोगे, 6 से कम है तो पीछे पीछे की साइड ले जाओगे, जैसे कि, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये रहा कि ग्रेचुटी ट्रीटमेंट फ्रैक्शन कैसे करोगे सर? अगर वो कवर्ड वाला है, अगर कवर्ड वाला है तो ही फ्रैक्शन देखना है, बाकी केस में फ्रैक्शन इग्नोर कर देना। यानी 6 महीने से ज्यादा हुआ, 6 महीने से ज्यादा हुआ तो आपको नियरेस्ट कर देना है, 6 महीने तक हुआ तो इग्नोर कर देना। जैसे कि 30 साल 4 महीने है तो 6 महीने से कम है, इग्नोर कर दो। 30 साल 6 महीने है तो भी हटा दो, 6 महीने से ज्यादा होगा तो ही लेना है। 30 साल 9 महीने है तो 31 कर दो। वहीं दूसरी ओर अगर वो नॉट कवर्ड में है तो आपको कोई राउंड फिगर देखना नहीं है, 30 साल 3 महीने कट कर दो, 30 साल लेना है, 30 साल 11 महीने कट कर दो, कितना लेना है? 30 साल। क्लियर है? अभी ये लिखवा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा,
फिर मैंने आपको कहा कि भाई आपके पास सी वाला एम्प्लॉय आया, आपका रिश्तेदार आया जो कि नॉट कवर्ड है ग्रेच्युटी एक्ट में, तो आप उसको बोलोगे इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। पहला 20 लाख रुपए, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तीसरा 15/30 करना है, यहाँ पे 15/26 नहीं करना, और यहाँ पे एवरेज एआरबी सैलरी आएगी। क्या आएगी यहाँ पे? एवरेज एआरबी सैलरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और यहाँ पे इग्नोर कर देना है फ्रैक्शन को। अब एआरबी सैलरी कैसे लेते हैं सर? एआरबी सैलरी लेते हैं हम बेसिक पे, लेकिन बेसिक पे लेंगे पिछले 10 महीने की, जिस दिन वो रिटायर हुआ है उससे पिछले 10 महीने की बेसिक पे लेनी है। फिर आपको डीए लेना होता है, लेकिन डीए में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट लेना है, और वो भी 10 महीने का। उसके साथ साथ आपको टर्नओवर पे फिक्स कमीशन भी लेनी होती है, वो भी पिछले 10 महीने की। इन तीनों को ऐड करके आपको 10 महीने की सैलरी मिल जाएगी। फिर आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये पर मंथ की सैलरी आ जाएगी। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए मेरे साथ साथ, लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको लिखवा देता हूं। लिखिए, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ठीक है, तो यहां पे लिखिए पॉइंट नंबर 1, रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस। अगर आपको सर्विस के दौरान ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो 100% टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, ब्रैकेट में लिख देना गवर्नमेंट, और नॉन गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी को टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा, रिसीव्ड ड्यूरिंग रिटायरमेंट और डेथ। तो वहां पे आप क्या क्वेश्चन पूछते थे रिटायरमेंट पे? सर हम उससे पूछते थे क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो फिर तो मजे ही मजे, इसलिए तो लोग मरते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना? तो रिसीव ड्यूरिंग द रिटायरमेंट और डेथ, तो क्या हो जाएगा सर? 100% एग्जेम्प्ट, 100% एग्जेम्प्ट। ठीक है, यहां लिख देना नो टैक्स, 100% एग्जेम्प्ट, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर अगर वो कौन है? अगर वो है सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो आप क्या करोगे? आप उससे पूछोगे फिर क्या, कि भाई क्या आप कवर्ड हो? कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, यानी आपके ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट लग रहा है। अगर वो कहता है हाँ, तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी कितना? लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, जो भी इन तीनों में से कम होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था सर? पहला तो मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना सर? 20 लाख रुपए। दूसरा एक्चुअल जो मिला आपको, एक्चुअल ग्रेच्युटी। और तीसरा सर, तीसरा निकालना पड़ेगा 15/26, यहां पे 15/26 मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई एआरबी सैलरी नहीं होगी, यहां पे मल्टीप्लाई होती है इसकी सैलरी पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीशन, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीशन। ठीक है, तो लिख लो इसको फटाफट से। इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा, जो भी लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया हो तो मुझे बताइए, आगे चलें। चलिए, फिर आप उससे पूछोगे दूसरी ओर, क्या आप कवर्ड हो? वो कह रहा है कि नॉट कवर्ड है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, तो आप कहोगे हाँ आपको भी एग्जेम्पशन मिलेगी। कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी?
जो भी कम होगा, यानी कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी इन तीनों में से कम होगा उतनी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो दो तो सेम ही है, ये दो तो सेम ही है। मैक्सिमम 20 लाख, दूसरा एक्चुअल ग्रेचुटी, मैक्सिमम 20 लाख, दूसरा एक्चुअल ग्रेचुटी, तीसरा सर तीसरे के लिए, तीसरा यहां पे 15/30 आएगा, वहां पे 15/26 था, तो आप इसको 15/30 की जगह 1/2 भी कर सकते हो, ठीक है। मैं याद करने के पर्पज से 15/26 करता हूं वहां पे, और यहाँ 15/30, तो याद रहे मुझे कि ऊपर 15 है, एक में 26, दूसरे में 30। फिर यहां पे क्या आएगा, एवरेज 10 मंथ ए आर बी सैलरी, एवरेज पर मंथ ए आर बी सैलरी, और फिर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीशन, ठीक है। 15/26 मल्टीप्लाई एवरेज 10 मंथ ए आर बी सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीशन, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से यहां लिखेंगे नोट सैलरी, ठीक है। याद रखना है ये इसके लिए बात हो रही है, किस वाले के लिए, कवर्ड वाले के लिए। हियर मींस बेसिक पे पर मंथ प्लस फुल डीए, यहां पे फॉर्मिंग वॉर्मिंग नहीं देखना है, यहां तो पूरा फुल डीए आएगा पर मंथ, बस यही लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये आएगी इसकी सैलरी पर मंथ, ठीक है। तो क्या लेना है सर हमें, यहाँ पे बेसिक पे लेना है पूरा, और डीए पूरा का पूरा लेना है। और वहीं दूसरी ओर यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखेंगे नोट सैलरी हियर मींस बेसिक पे फॉर 10 मंथ डीए, लेकिन डीए यहां पे कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिंग वाला पार्ट आएगा, जो कि फॉर्म करता है फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो आएगा। यानी यहाँ पे एआरबी सैलरी लेनी है, और ये भी कितना लेना है सर, 10 महीने का। उसके अलावा सर, उसके अलावा आएगा यहाँ पे टर्न ओवर कमीशन, यहाँ पे आएगी कमीशन, टर्न ओवर, और ये भी होगी 10 मंथ की, ठीक है। तो ये आएगी आपकी एआरबी सैलरी, ठीक है। उसके अलावा यहां लिखिए राउंड ऑफ इफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 6 मंथ्स, राउंड ऑफ कर देंगे अगर फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा हुआ तो, और यहां पे इग्नोर एनी फ्रैक्शन, यहां पे कोई भी फ्रैक्शन है तो इग्नोर कर देना, ठीक है। चलो इसको लिख लो फटाफट से, फिर हम चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 लिख लिया, आइए जी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मिस्टर रवि रिटायर हो गया 15/6/2023 को, कंप्लीट करके अपनी सर्विस 26 साल और 8 महीने इसने काम करा ऑफ सर्विस, एंड रिसीव्ड ग्रेचुटी, ग्रेचुटी मिली उसको 15 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। उसकी बेसिक सैलरी तो है 50,000 रुपए, डियरनेस अलाउंस मिलता है उसको 10,000 रुपए महीने का, 60% ऑफ विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी ये हो गया मेरा फॉर्मिंग पार्ट, ये हो गया मेरा डीए का फॉर्मिंग पार्ट। कमीशन मिल रही है 1% टर्नओवर, टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीने की टर्नओवर बता रखी है 1,20,00,000 रुपए की। बोनस मिल रहा है इसको 25,000 रुपए का। कंप्यूट इज टैक्सेबल ग्रेचुटी अज्यूमिंग, हमें क्या निकालना है सर, कि पहले अज्यूम करो कि प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, तो प्राइवेट सेक्टर वाले में तो भाई देखना पड़ेगा कि कवर्ड है नॉन कवर्ड, तो पहले में कह रहा है कवर्ड है। फिर कह रहा है दूसरे में मान के चलो प्राइवेट सेक्टर का है, लेकिन कौन सा है सर, नॉट कवर्ड वाला है, और तीसरा गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट वाला तो बहुत इजी है सर,
क्या रिटायरमेंट पे मिल रहा है? जी हाँ, रिटायरमेंट पे मिल रहा है, 100% एग्जेम्प्ट है। ये तो बड़ा इजी है, मुझे निकालना इन दोनों के लिए है। तो पहले निकालूंगा कवर्ड वाले के लिए और दूसरा निकालूंगा नॉट कवर्ड वाले के लिए। तो आइए जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पॉइंट नंबर ए, व्हेन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। हालांकि एक्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं, 1972 सिर्फ लिख देना कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक है, तो अब लिखेंगे, लिखिए एज पर, लिखिए एज पर द प्रोविजंस। मैं आपको सेक्शन इसलिए भी नहीं लिखवा रहा हूं कि कौन से सेक्शन में है, क्योंकि सेक्शन सारे बदल गए हैं, नया वाला आ गया है और आपके में पुराना है, तो सेक्शन याद करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि आगे चल के प्रैक्टिकली भी ये जब अपने फाइनल में भी जाओगे आप, तो भी आपको सेक्शन तो नए वाले ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि पुराना वाला तो खत्म हो चुका है। एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ग्रेच्युटी इज exempt for employee covered under gratuity एक्ट। ठीक है, एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन एग्जेम्पशन कितनी, लिखिए एग्जेम्पशन विल बी लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, जो भी इनमें से कम होगा। तो सबसे पहले क्या था सर, सबसे पहले था मैक्सिमम रुपीज 20 लाख। दूसरा था एक्चुअल जितना मिला है, मुझे बताइए इसको एक्चुअल में कितने मिले, एक्चुअल अमाउंट ग्रेच्युटी की 15 लाख रुपए। और तीसरा क्या है सर, तीसरा है इसका 15/26, यहां पे 30 नहीं लेना है, यहां 26 लेना है। तो थर्ड है इसका सर 15/26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो दो तो मुझे पता है, मुझे ये तीसरा निकालना है। ठीक है, तो तीसरा निकालने के लिए क्या है सर, 15/26 तो मुझे पता है, ये नहीं पता, इसको मैं निकाल लूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 में, और इसको भी निकाल लूंगा मैं वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो आइए जरा, अगर कवर्ड वाला है तो कवर्ड वाले के लिए एआरबी सैलरी नहीं होती थी, कवर्ड वाले के लिए सिंपल सैलरी होती थी। तो वर्किंग नोट नंबर 1 की बात करते हैं, या इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूं मैं। आइए, सैलरी पर मंथ। ठीक है, ये किसके लिए हो रहा है सर, कवर्ड वाले के लिए। तो यहां पे मुझे लेना होता था पूरा का पूरा बेसिक पे। क्या आप मुझे बता सकते हो उसकी बेसिक पे पर मंथ कितनी है, यहाँ पे मंथली लेनी है, याद रखना सर। बेसिक पे पर मंथ है इसकी कितनी, यहाँ इसने बताई थी 50,000 रुपए। ठीक है, और लेटेस्ट लेनी होती है मुझे, जो लास्ट सैलरी ड्रॉन है ना वो लेनी होती है। तो इसकी लेटेस्ट सैलरी जो है 50,000 रुपए पर मंथ हो गई। ठीक है, प्लस यहां मुझे पूरा का पूरा डीए लेना होता है, फुल डीए। और डीए कितना मिल रहा था इसको, देखिए जरा सर, डीए इसको मिल रहा है 10,000 रुपए महीना, जिसमें से फॉर्मिंग पार्ट जो है वो 60% है, पर मुझे यहाँ फॉर्मिंग नहीं लेना, मुझे तो यहाँ पूरा लेना होता है। तो ये हो जाएगा सर पूरा कितना, 60,000। ठीक है, कितना हो गया सर, 60,000। तो ये आ गई इसकी सैलरी पर मंथ। सर बस इतना ही करना है, हाँ बस इतना ही। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 2 में इसका क्या निकालना है, नंबर ऑफ
सर्विस कंप्लीशन, नंबर ऑफ सर्विस कंप्लीशन ईयर्स। क्यों? क्योंकि सर यहां पे फ्रैक्शन की बात होती है, 6 महीने से ज्यादा हुआ तो फ्रैक्शन लेना है, 6 महीने या उससे कम हुआ तो फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। अब मुझे बताइए यहां पे इसको कितना टाइम हो गया सर, इसको हो गए 26 ईयर्स एंड 8 मंथ, तो यहां पे हम कर देंगे 27 ईयर्स। ठीक है, चलिए, तो मुझे तीनों वैल्यू मिल गई। ये तो मुझे पता ही था 15/26, यहां मिल गया मुझे 60,000 और यहां मिल गया मुझे 27 ईयर्स। तो ये हो गया सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 26, तो ये आ गया सर 9,34,100, सॉरी 600, 9,34,615, 9,34,615 रुपए। ठीक है, तो 9,34,615, तो इसमें से लोअर क्या आया सर, इसमें से लोअर वैल्यू यही आई 9,34,615। ठीक है, तो अब मैं उसकी टैक्सेबिलिटी निकालूंगा, तो ये इसकी लीस्ट वैल्यू है, तो मैं कहूंगा टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेच्युटी। तो मैं कहूंगा ग्रेच्युटी मिली कितनी, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड। मुझे बताइए एक्चुअल में ग्रेच्युटी मिली कितनी उसको सर, 15 लाख की। अच्छा, एग्जेम्प्ट कितनी हुई अभी हमने निकाली, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग तीनों में से जो भी कम होगा, एग्जेम्प्ट हुआ सर 9,34,615। तो वैल्यू जो बच गई वो क्या है सर, टैक्सेबल अंडर सैलरी। ठीक है, तो मुझे माइनस करके बता दो, 15 लाख माइनस 9,34,615, ये हो गया सर 5,65,385, 5,65,385, ये होगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ये कब है सर, ये तब था जब ये कवर्ड इंप्लॉय था, ये कवर्ड था अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर पॉइंट नंबर बी, या मैं कहूं वो इंप्लॉय मेरा बी वाला जो कि नॉट कवर्ड है, फॉर इंप्लॉय नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, वो इंप्लॉय जो कि ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो यहां पे एग्जेम्पशन होगी कितनी, एग्जेम्पशन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए मुझे बताइए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला तो वही था कि मैक्सिमम कितना सर, मैक्सिमम 20 लाख रुपए। ठीक है, पूरा लिख लेता हूं। दूसरा जो एक्चुअल मिला है, एक्चुअल कितना मिला है सर, एक्चुअल मिला है 15 लाख रुपए। और तीसरा कितना लेना था यहां पे सर, यहां पे लेना था तीसरा 15/30, 15/30 लेना है, मल्टीप्लाई, अब यहां पे सैलरी लेनी होती है एवरेज एआरबी सैलरी, एवरेज एआरबी सैलरी, वो भी 10 महीने का एवरेज करना है, 10 महीने का एवरेज करना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस कंप्लीशन ईयर्स, नंबर ऑफ सर्विस कंप्लीशन ईयर्स। ठीक है, चलिए इसको निकाल लेते हैं सर वर्किंग नोट नंबर 1 में, इसको निकाल लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ साथ, सबसे पहले मुझे निकालना है एवरेज 10 मंथ एआरबी सैलरी, तो 10 महीने की तनख्वाह लेनी है आपको। ठीक है, और एआरबी यानी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट वाली, तो मुझे बताइए जरा इसकी सैलरी
10 महीने की कितनी हो गई सर? 1 महीने की बेसिक पे, ठीक है, इसको सैलरी मत लिखो, इसको लिखो बेसिक पे। हम लिखेंगे सर बेसिक पे। बेसिक पे कितनी है इसकी सर? बेसिक पे है 50,000 रुपए महीना, और 50,000 ही रही है, बीच में कहीं चेंज नहीं हुई, तो 10 महीने की कितनी हो गई? 5 लाख रुपए। अब यहां पे डीए का क्या आएगा सर? यहां पे डीए का फॉर्मिंग पार्ट आता है, क्योंकि एआरबी सैलरी के लिए मुझे क्या चाहिए? फॉर्मिंग पार्ट। तो मुझे बताइए जरा, इसका डीए कितना है सर? डीए है 10,000 रुपए, और फॉर्मिंग पार्ट है इसका 60%, पर ये मंथली है, मुझे चाहिए 10 मंथ के लिए, तो 10 मंथ से क्या कर दूंगा सर? मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 10,000 का 60%, 6,000 इंटू 10, 60,000। ठीक है। फिर इसके साथ एक चीज और जुड़ती है इसमें, क्या? कमीशन। कौन सी कमीशन जुड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर वाली कमीशन, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर वाली कमीशन। क्या वो है क्वेश्चन में? हाँ सर, ये रही 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर। लेकिन टर्नओवर कितनी है? 1,20,00,000, लेकिन ये है 12 महीने की, और मुझे कितनी लेनी है? 10 महीने की। तो कैसे निकालूंगा सर? बड़ा सिंपल है, देखिए, कमीशन ऑन टर्नओवर। मुझे बताइए कमीशन कितनी है सर? 1,20,00,000। ये तो 12 महीने की है, तो डिवाइड कर दूंगा 12 महीने से, तो 1 महीने की आ जाएगी। मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए सर 10 महीने के लिए, तो 10 महीने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लो 10 महीने का आ गया। अच्छा, कमीशन कितने परसेंट है इसमें? देखिए जरा, कमीशन है 1%। तो मुझे बताइए 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 1 महीने की कमीशन हो गई सर कितनी? 10 लाख रुपए। 1 महीने की कमीशन हो गई 10 लाख रुपए। 10 महीने की कमीशन हो गई 1 करोड़ रुपए। इसका 1% हो गया सर 1 लाख रुपए। ये आ गई इसकी 10 महीने की, क्या आ गई इसकी? 10 महीने की एवरेज एआरबी सैलरी। देखो, 10 मंथ, अच्छा एवरेज नहीं है ये, 10 मंथ एआरबी सैलरी है ये। 10 मंथ एआरबी सैलरी, 10 महीने की तनख्वाह हो गई इसकी कितनी? 5 और 6, 6,60,000। लेकिन मुझे 10 महीने की नहीं चाहिए, मुझे 10 महीने का एवरेज चाहिए, समझो, मुझे चाहिए 10 महीने का एवरेज। इसलिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 10 मंथ से, क्योंकि मुझे 1 महीने का चाहिए। ये कितने महीने की निकली? 10 महीने की। मुझे चाहिए 1 महीने के लिए, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 मंथ, या फिर 1 मंथ मत लिखो, इसको लिखो एवरेज एआरबी सैलरी पर मंथ। भैया 6,60,000, समझे मेरी बात? मैं सैलरी, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, सारी चीजें 10 10 महीने के लिए ली, तो ये 6,60,000 भी 10 महीने का आया। लेकिन मुझे चाहिए 1 महीने का, तो मैं सिंपल कहूंगा 6,60,000 10 महीने का, तो एक एक महीने का कितना हो गया सर? 1 महीने का हो गया 66,000। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद वर्किंग नंबर नोट 2, नंबर ऑफ सर्विस कंप्लीशन ईयर्स कितने हैं सर? कितना था? 27 साल, 26 साल, सॉरी, 26 ईयर्स एंड 8 मंथ। तो यहां पे मुझे कितना लेना है? 26 ईयर्स, ठीक है, बिकॉज इग्नोर फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। तो कितना लेना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 26 साल, ठीक है। चलिए, तो मुझे दोनों वैल्यू मिल गई। सर मुझे यहां मिल गया 15/30, तो मुझे पता ही था। यहां मिल गया 66,000, और ये मिल गया मुझे 26 ईयर्स। तो मल्टीप्लाई करके बता दो कितना हो गया? 6600 मल्टीप्लाई बाय, नहीं 6600 नहीं, 66,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 26, यह आ जाएगा मेरा सर 8,58,000। अब मुझे बताइए इन तीनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है सर? यही लोअर वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू। तो यही क्या हो जाएगा सर? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 8,58,000 विल बी एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी। तो मैं यहां लिख दूंगा टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी रिसीव्ड
मुझे बताइए ग्रेचुटी मिली कितनी? सर ग्रेचुटी मिली उसको 15 लाख की, माइनस एग्जेम्प्ट कितनी हुई? सर एग्जेम्प्ट अभी निकाली हमने 8,58,000। तो 15 लाख में से 8,58,000 चले गए तो कितने बचे? 6,42,000। ठीक है, तो ये है टैक्सेबल ग्रेचुटी। ये ग्रेचुटी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी, अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 क्या था सर जी? पॉइंट नंबर 3 था कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो तो बहुत सिंपल है सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 100% एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, चलिए मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? समझ आया? चलिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7 सर, लीव कैश, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 7, लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 7 लीव एनकैशमेंट। क्या होता है इसमें, मेरी बात समझिए जरा। ये हमारा एक एम्प्लॉय है, ठीक है, ये हमारा एक एम्प्लॉय है, इसका नाम है राजू। अब राजू को हम हर साल कुछ ना कुछ छुट्टियां देते हैं, जैसे कि हर ऑफिस के अंदर कम से कम 12 दिन की कैजुअल लीव होती है। कैजुअल लीव यानी कि जब आपका मन कर रहा है छुट्टी ले लो, 12 दिन की कैजुअल लीव होती है। सर महीने में जितनी भी 12 छुट्टी ले लो, नहीं, महीने में नहीं, ये साल की बात हो रही है। एक्चुअली एक महीने की एक कैजुअल लीव होती है जनरली, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जनरली 12 रहती है। तो क्या होता है सब समझिए मेरी बात को, हर कंपनी के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जहां पे इंप्लॉय कभी बीमार पड़ सकता है, इंप्लॉय का कभी मन नहीं कर रहा होता, इंप्लॉय की कभी शादी होती है, इंप्लॉय के घर में कुछ भी हो सकता है जिस वजह से उसको अचानक से बिना बताए यानी बिना पहले बताए छुट्टी लेनी पड़ सकती है, जिसको हम कहते हैं कैजुअल लीव। क्या कहते हैं सर जी? कैजुअल लीव कहते हैं। ये साल में 12 कैजुअल लीव्स मिलती है। उसके अलावा उसको और भी बहुत सारी लीव्स मिलती है, जैसे कि उसको बीमार होने की एक अलग लीव मिलती है, जिसको हम वो कहते हैं मेडिकल लीव कहते हैं, उसको मेडिकल लीव भी मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ पेड लीव्स भी होती है, पेड लीव्स, ये मेन है हमारे लिए पेड लीव्स। मतलब क्या है कि उसको कुछ छुट्टियां अलॉट होती हैं, जैसे कि महीने की 2 छुट्टी अलग से अलॉट होती है। अब उसकी मर्जी है कि वो छुट्टी ले या ना ले। समझिए, उसको पेड लीव दे रखी है कि महीने की 2 छुट्टी आप कर सकते हो। कितनी छुट्टी? महीने की 2 छुट्टी। ठीक है, 2 लीव वो ले सकता है पर मंथ, 2 लीव ले सकता है पर मंथ। तो साल की कितनी हो गई सर? 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो साल की हो गई 24 पर 24 लीव्स हो गई, यानी 24 दिन वो छुट्टी कर सकता था। अब आपने देखा होगा कई बार आपके रिश्तेदार छुट्टी कर लेते हैं, जाते नहीं है, छुट्टी कर लेते हैं, जाते नहीं है। ठीक है, 5-5 दिन घर पे बैठे होते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया भाई साहब, आप बैठे हुए क्यों हो इतने दिन, क्या हुआ, ऑफिस नहीं आना? वो कहते हैं अरे छुट्टियां पड़ी हुई है मेरी, तो वैसे भी बेकार हो जाएंगी, तो मैं छुट्टी मार ही लेता हूँ। आपने देखा होगा ऐसा। तो क्या होता है, ये जो छुट्टियां होती है ना, पेड लीव जिनको कहते हैं, ये इसलिए दी जाती है एम्प्लॉय को कि भाई आपको छुट्टी करनी है तो आप कर लो, और अगर आप छुट्टी नहीं करते, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, उनको ये कहा जाता है कि छुट्टी कर लो। अगर आप छुट्टी नहीं करते, अगर आप इन दिनों आते हो, तो इन दिनों पे आने के लिए, इन दिनों पे आने के लिए आपको अलग से पेमेंट दी जाएगी, आपको अलग से पेमेंट दी जाएगी, जिसको कहा जाता है लीव एनकैशमेंट। यानी सिंपल बात यह है, सिंपल बात यह है कि भाई कंपनी ने आपको छुट्टी दी है कि आप लो छुट्टी, अगर आप उस दिन पे छुट्टी नहीं लेते हो, उन दिनों पे छुट्टी नहीं लेते, तो कंपनी उसके बदले आपको पैसा पे करेगी, इंप्लॉयर उसके बदले आपको पैसा पे करेगा, जिसको कहते हैं लीव एनकैशमेंट। क्या कहते हैं? लीव एनकैशमेंट। तो लीव एनकैशमेंट क्या हुआ सर? लीव एनकैशमेंट कुछ नहीं हुआ, लीव एनकैशमेंट सिंपल सी बात है, मेरे साथ समझिए, सिंपल सी बात है कि छुट्टियां मिली, या तो छुट्टी ले लो,
और छुट्टी नहीं ले रहे तो उस छुट्टी पे ऑफिस आओ और फिर उसके पैसे ले लो। उन छुट्टियों में छुट्टी मत लो, ऑफिस आओ और उसके पैसे ले लो। सर सैलरी मिल रही है या नहीं? सैलरी तो अलग है, इसके पैसे अलग से मिलेंगे। इस दिन छुट्टी नहीं करोगे ना तो पैसे अलग से मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट। ठीक है, तो अब क्या होता है समझिए जरा। कई बार रूल ऐसा होता है कि वो छुट्टी दे देते हैं साल की, पेड लीव्स कहते हैं जिसको। वो लेट सपोज उन्होंने आपको पेड लीव्स दे दी कि इस दिन छुट्टी भी मार लोगे तो पैसे नहीं कटेंगे, छुट्टी भी मार लोगे तो पैसे नहीं कटेंगे, उल्टा अगर आ गए तो और पैसे अलग से मिलेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज उनको छुट्टी मिली थी 40, साल भर में कितनी छुट्टी मिली? 40। अब रूल ये है कि आपको जब पैसा मिलेगा, समझिए जब पैसा मिलेगा, अगर 40 दिन भी आते हो ना, मान लेते हैं पूरे 40 दिन आते हो, तो पैसा आपको खाली 30 दिन का ही मिलेगा। सर ये क्या मतलब है? देखिए वैसे तो छुट्टियां कितनी दे रखी हैं? 40। छुट्टियां कितनी दे रखी है? 40। लेकिन रूल के हिसाब से, कंपनी का रूल है, ठीक है, इस पे कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है, कंपनी बना सकती है। कंपनी का रूल है कि आपको छुट्टी दे रखी है 40, यानी 40 दिन अगर आप साल में नहीं आते हो, 40 दिन अगर आप साल में नहीं आते हो तो आपके कोई भी पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन अगर उन 40 दिन में आप छुट्टी नहीं करते हो और आ जाते हो तो अलग से पैसा दिया जाएगा जिसको कहा जाता है लीव एंड कैशमेंट। लीव एंड कैशमेंट। ठीक है, लेकिन जो आपको पैसा मिलेगा ना वो 30 दिन का ही मिलेगा, वो 40 का नहीं मिलेगा। भले ही आप 40 दिन आ जाओ लेकिन पैसा तो आपको 30 दिन का ही मिलेगा। तो इसमें इंप्लॉई क्या सोचता है? इंप्लॉई कहता है कि देखिए मैं 40 दिन जाके क्या करूंगा, फिर मैं एक काम करता हूं ना, मैं 30 ही दिन जाता हूं, बाकी 10 दिन छुट्टी मारूंगा। बाकी 10 दिन छुट्टी मारूंगा क्योंकि उस दिन जाके ना तो मेरी तनख्वाह कटनी है क्योंकि पेड लीव है, तनख्वाह तो कटनी नहीं है, और जाऊंगा तो एक्स्ट्रा कुछ मिलना नहीं है, तो क्यों ना छुट्टी मारे, है ना। चलिए, तो लीव एनकैशमेंट क्या होता है? आइए मेरे साथ साथ। कह रहा मीन्स द अमाउंट एन एम्प्लॉय रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, मीन्स द अमाउंट एन एम्प्लॉय रिसीव फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर इन एक्सचेंज फॉर अनयूज लीव। ठीक है, चलिए लिखिए। दिस मीन्स एम्प्लॉयर pays to employee any any cash, कैश का मतलब हो गया कैश या बैंक दोनों होता है। ठीक है, कैश या बैंक पेमेंट फॉर अर्नड लीव्स। जो उसने छुट्टी नहीं करी उसके बदले वो आ गया, उसके बदले जो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे छुट्टी ना करने के, दैट इज लीव एनकैशमेंट। ठीक है, पर इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है टैक्सेबिलिटी से। तो हम बात करेंगे सर टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव एनकैशमेंट। टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव एनकैशमेंट। ठीक है, तो एक तो कब मिल सकता है ये? सर मिल सकता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, कि आपने अभी तक जॉब नहीं छोड़ी, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, अभी तक आपने जॉब नहीं छोड़ी, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में आपको मिल रहा है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, 100% टैक्सेबल, कोई भी छूट यहां पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा दूसरा कब मिल सकता है आपको? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, या तो रिटायरमेंट पे या डेथ पे। तो मुझे बताइए, आपके पास आपके रिश्तेदार आया है, वो कह रहा है कि मुझे लीव एनकैशमेंट मिली है, बेटा बता दो कितना इसमें से मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी। तो आप पूछोगे उनसे कि क्या आपको सर्विस के दौरान मिली है, कि मतलब अभी रिटायरमेंट नहीं हुई है, उससे पहले ही आपने पैसे ले लिए? वो कह रहा है नहीं नहीं, उसके मैंने पहले नहीं लिए, मैंने तो रिटायरमेंट पे लिए हैं। अब आप उसको बोलोगे बहुत अच्छा करा आपने, देखिए क्योंकि अगर आप सर्विस में यानी कि जॉब पे अभी रिटायरमेंट नहीं हुई, उससे पहले अगर आप लीव एनकैशमेंट ले लोगे तो पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा। वो कह रहे हैं नहीं नहीं भाई, मुझे तो कब मिले हैं, मुझे तो रिटायरमेंट पे मिले हैं। तो फिर आप उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे? दोबारा से वही वाला क्वेश्चन कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? क्या आप
गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होना चाहिए मुझे बताओ? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मजे ही मजे, 100% एग्जेम्प्ट, कुछ भी टैक्स नहीं होगा, नो टैक्स। ठीक है, 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं होगा। और अगर नॉन गवर्नमेंट हुआ, सर यहां भी कवर्ड या नॉट कवर्ड देखेंगे? नहीं, कवर्ड नॉट कवर्ड इसलिए था क्योंकि वहां एक्ट बना हुआ था, इसके ऊपर कोई एक्ट बना हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कवर्ड या नॉट कवर्ड नहीं होगा। यहाँ पे या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी एग्जेम्पशन है, लेकिन वो एग्जेम्पशन कितनी है? वो एग्जेम्पशन है, लिखिए पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम। सर हाँ वही मैक्सिमम 20 लाख, नहीं यहाँ पे मैक्सिमम होगी 25 लाख रुपए। कितनी होगी मैक्सिमम? 25 लाख रुपए। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या होगा सर? यहां पे दूसरा एक्चुअल लीव एनकैशमेंट, एक्चुअल लीव एनकैशमेंट। अच्छा, तीसरा यहां पे ध्यान से, तीसरा यहां पे ध्यान से, यहां पे होगा 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज ARB सैलरी फॉर 10 मंथ। यानी कि 10 महीने की सैलरी लोगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1 महीने की आएगी, और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 10 महीने की आ जाएगी, जैसे हमने अभी करा था। यहाँ पे भी क्या है सर? एवरेज ARB है, ARB सैलरी है यहाँ पे भी। ठीक है, अच्छा एक और है यहाँ पे, वहां 3 थे, यहाँ पे 4 हैं। चौथा है यहाँ पे, लिखिए लीव क्रेडिट, जितने लीव क्रेडिट है आपकी, मल्टीप्लाई बाय एवरेज ARB सैलरी पर मंथ, एवरेज ARB सैलरी पर मंथ। ठीक है, लिखिए नोट, मैक्सिमम लीव पर ईयर, पर ईयर, मैक्सिमम लीव पर एनम कैन बी 30 डेज। मैक्सिमम हम लीव कितनी लेंगे? 30 दिन। भले ही कंपनी ने 40 दे रखी हो उसको, पर हम कितनी लेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लीव क्रेडिट 30 डेज। ठीक है, मैक्सिमम लीव पर एनम कैन बी 30 डेज फॉर कैलकुलेटिंग लीव क्रेडिट। ठीक है, नोट 2, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे तो और क्लियरिटी आएगी। नोट 2, एवरेज ARB सैलरी फॉर 10 मंथ। तो आपको क्या लेना होता है इसमें? सर इसमें लेना होगा हमें बेसिक पे। बेसिक पे कितना? 10 महीने का। और क्या लेना होता है ARB सैलरी में? सर DA का फॉर्मिंग पार्ट, और ये भी कितना लेना है सर? 10 महीने का। और क्या लेना होता है सर? हाँ एक और भी था सर, यहां कमीशन लेनी होती थी, कमीशन लेनी होती थी, वो भी किसके ऊपर? टर्नओवर पे, और ये भी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ कितने? 10 महीने की। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी 10 मंथ ARB सैलरी। ये एवरेज नहीं है, 10 मंथ ARB सैलरी। फिर जब आप इसको डिवाइड कर दोगे 10 मंथ से, तो ये आ जाएगा आपका 10 मंथ एवरेज ARB। अब ये एवरेज हो गया ना, 10 से डिवाइड कर दिया, पहले एवरेज नहीं था, 10 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज हो गया। ठीक है, सेम है जैसे वहां ग्रेचुइटी में था, यहां पे भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, ये लिख लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको कि सर अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो चाहे कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 100% टैक्सेबल। वहीं अगर ये मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट पे अगर गवर्नमेंट है, यानी बाबू साहब है, यानी जो दामाद है गवर्नमेंट के, उनके लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं दूसरी ओर अगर अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय को अगर
लीव एनकैशमेंट मिल रहा है ड्यूरिंग रिटायरमेंट और डेथ, तो उसके केस में एग्जेम्प्ट होगा। कितना एग्जेम्प्ट होगा सर? टैक्स लगेगा, लेकिन एग्जेम्पशन कितनी होगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला कि जो भी मैक्सिमम 20-25 लाख रुपए मैक्सिमम हो गए। दूसरा, जो भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव है। तीसरा, जो एवरेज एआरबी सैलरी मुझे चाहिए, एवरेज एआरबी सैलरी इनटू 10 मंथ। और तीसरा है यहाँ पे कि जो भी लीव क्रेडिट बचा है मल्टीप्लाई बाय एवरेज एआरबी सैलरी पर मंथ। तो इसके लिए हमें करना है। अच्छा, एवरेज एआरबी सैलरी कैसे निकलेगी सर? बेसिक सैलरी लेनी है 10 महीने की, डीए का फॉर्मिंग पार्ट लेना है 10 महीने का, और टर्नओवर कमीशन 10 महीने की ऐड कर दोगे तो एवरेज आपकी 10 महीने की सैलरी आएगी। जब इसको डिवाइड कर दोगे 10 से तो एवरेज एआरबी सैलरी आएगी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि मैक्सिमम कितने हमें छुट्टियां लेनी है? 30 छुट्टियां लेनी है, इससे ऊपर छुट्टियां हमें नहीं लेनी है। क्लियर है? आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। कह रहा मिस्टर गुप्ता रिटायर हुआ है 1/12/2023 का आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सर्विस, 20 साल काम करने के बाद, और उसको रिसीव हो रहा है क्या? लीव सैलरी मिल रही है कितने रुपए की? 5 लाख। यानी कुछ छुट्टियां उसने नहीं ली जिसके बदले उसको पैसा मिल रहा है कितना? 5 लाख रुपए। अच्छा, रिटायरमेंट पे मिल रहा है बता दिया उसने। अदर डिटेल बता रहा है सैलरी की, बेसिक पे है 5,000 पर मंथ, 1,000 वॉज इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2023। इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे 10 मंथ की एआरबी सैलरी निकालने के लिए। उसके बाद डियरनेस अलाउंस जो है 3,000 रुपए पर मंथ है, जिसमें से 6,000 ऑफ विच इज फॉर 60% है, सॉरी 6,000 नहीं 60% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। कमीशन है 500 रुपए पर मंथ, लेकिन कमीशन मुझे कौन सी चाहिए होती है एआरबी सैलरी के लिए? टर्न ओवर की। ठीक है, अब ये टर्नओवर की नहीं है तो इसको हमें इग्नोर कर देना है। याद रखना, कमीशन जो मुझे चाहिए होती है एआरबी सैलरी के लिए, वो चाहिए होती है कमीशन परसेंटेज ऑफ सैलरी, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर सैलरी बोल दिया मैंने। कमीशन जो मुझे चाहिए वो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर चाहिए। यहां पर मंथ है और पर मंथ वाली कमीशन मुझे नहीं लेनी होती। फिर बोनस है, ठीक है, बोनस मिल गया, 1,000 रुपए पर मंथ मिलता होगा। लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस, पूरे सर्विस में इसने कितनी छुट्टियां ली? 480 छुट्टियां ली। उसको छुट्टियां मिलती कितनी थी? एंटाइटल कितनी थी? 35 छुट्टियां मिलती थी उसको हर साल। हमें निकालना क्या है कि भाई कंप्यूट करना है टैक्सेबल लीव सैलरी, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर वो नॉन गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट वाला तो बहुत सिंपल है सर, हम लिख देंगे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो भी पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है, फॉर लीव एनकैशमेंट टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज 100% एग्जेम्प्ट। पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर वो रिटायरमेंट या डेथ में मिलता है किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। आइए जी मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पॉइंट नंबर ए की अगर मैं बात करूं, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हम क्या लिख देंगे सर? हम यहां लिख देंगे, हम लिखेंगे लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय at the time of retirement or death will be 100% exempt। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सर? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी टैक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के दामाद है, बाबू साहब है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर बी की बात करें। इन केस एम्प्लॉय इज नॉन गवर्नमेंट, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कॉमा, देन लीव, देन लीव encashment, then leave encashment is exempt from least of the फॉलोइंग, जो भी इन चारों में से कम होगा। ठीक है, तो मुझे बताइए सबसे पहले सर, सबसे पहले तो मैक्सिमम, सबसे पहले
मैक्सिमम कितना सर? मैक्सिमम यहाँ 25 लाख रुपए है, वहां पे 20 लाख था, यहाँ 25 लाख है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा सर, एक्चुअल लीव एनकैशमेंट। मुझे बता सकते हो कि एक्चुअल लीव एनकैशमेंट कितना मिला इसको? हाँ सर, इसको एक्चुअल लीव एनकैशमेंट कितना मिला था? 5 लाख रुपए। हाँ ये रहा सर, एक्चुअल लीव एनकैशमेंट कितना मिला है? 5 लाख रुपए। ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या था सर? तीसरा था 10 महीने मल्टीप्लाई बाय एवरेज एआरबी सैलरी। तो मुझे एवरेज एआरबी सैलरी निकालना है, इसको मैं निकाल लूंगा वर्किंग नोट में। ठीक है, यहां पे जगह छूट जाएगी जो मुझे निकालना है। और चौथा क्या था सर? चौथा था लीव क्रेडिट जो बची है उसकी, लीव क्रेडिट जो हमें निकालना है, मल्टीप्लाई लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई एवरेज एआरबी सैलरी। ठीक है, तो एवरेज एआरबी सैलरी निकालना है इसमें। अच्छा, उसके अलावा मुझे लीव क्रेडिट निकालना है, लीव क्रेडिट निकाल लूंगा वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो एवरेज एआरबी सैलरी मिल जाए और दूसरा लीव क्रेडिट जो अवेलेबल है वो मिल जाए। आइए जरा वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एआरबी सैलरी। ठीक है। अच्छा, एवरेज कितना लेना होता है? यहां लिखिए फॉर 10 मंथ्स। तो सबसे पहले आता है इसमें सर बेसिक पे। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी बेसिक पे कितनी है? बिल्कुल सर, बेसिक पे है इसकी 5,000 रुपए, लेकिन कह रहा है कि 1/4/2023 से 1/4/2023 से रिवाइज हुई थी, कितनी इंक्रीज हुई थी? 1,000 रुपए। तो अभी इसको 5,000 मिल रहे हैं, समझिए। अभी अगर 5,000 मिल रहे हैं और 1 अप्रैल 2023 से 1,000 रुपए बढ़ाए गए थे, 1 अप्रैल 2023 से 1,000 रुपए बढ़ाए गए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे पहले कितने मिलते होंगे? उससे पहले मिलते होंगे 4,000 रुपए। और मुझे पिछले 10 महीने की बात करनी है। कब रिटायर हुआ है सर? ये रिटायर हुआ है यहाँ पे, ये कौन सी तारीख है सर? ये 1 दिसंबर को। तो मुझे इससे पीछे जाना पड़ेगा, मुझे दिसंबर से पिछले 10 महीने पे जाना पड़ेगा। तो अब मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करिए। वैसे तो बहुत ईजी है, फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये रिटायर कब हुआ है सर? रिटायर हुआ है ये 1 दिसंबर को। तो मुझे दिसंबर वाला महीना छोड़ के इससे पीछे 10 महीने जाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इससे पीछे 10 महीने जब मैं जा रहा हूं तो मुझे बताइए कौन कौन सा महीना आएगा? सर ये आएगा यहां पे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये आएगा नवंबर, फिर सितंबर, फिर पीछे गया तो अक्टूबर, उससे पीछे जाऊंगा तो अगस्त, उससे पीछे जाऊंगा तो जुलाई, फिर जून, फिर मई, और उससे पहले, मई से पहले आएगा सर आपका अप्रैल और मार्च और फरवरी। तो ये पिछले 10 महीने हो गए, ये हो गए सर मेरे 10 मंथ्स। अब मुझे इन 10 महीने की तनख्वाह लेनी है, समझिए जरा। इसको कितने पैसे मिल रहे हैं सर? उसने कहा 5,000 रुपए मिल रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो यहां भी 5, यहां भी 5, 5, 5, 5, 5, लेकिन बहुत ध्यान से, जब अप्रैल आया उसकी अप्रैल में तनख्वाह बढ़ी थी। अप्रैल में तनख्वाह बढ़ी थी उसकी कब? कौन सी डेट से बढ़ी थी? उसने कहा 1/4/2023 से। यानी कि अप्रैल में भी उसको कितने मिले होंगे सर? 5,000 बढ़ के मिले होंगे। उससे पहले कितने मिलते होंगे सर? उससे पहले 1,000 रुपए कम मिलते होंगे, यानी कि पहले मिलते होंगे 4,000 रुपए। पहले कितने मिलते होंगे सर? 4,000 रुपए। अब मैं इस 10 महीने की तनख्वाह लेना चाहता हूं, तो ये 4,000 2 महीने के ये हो गए, और बाकी 5,000 कितने हो गए सर? ये 8 महीने के। ये हो गए सर 2 महीने के और ये 8 महीने के। तो इसकी 10 महीने की एवरेज
इसकी एवरेज सॉरी इसकी 10 महीने की तनख्वाह कितनी हो गई सर? ये तो हो गए 8,000 रुपए प्लस, और ये हो गए 5 8 40,000 रुपए। तो इसकी सैलरी कितनी हो गई सर? 48,000। ये क्या आ गया सर? ये आ गया इसका बेसिक पे। ये आ गया इसका बेसिक पे। ये आ गया सर इसका बेसिक पे। तो यहां मैं बेसिक पे लिख दूंगा सर 48,000। क्लियर है? मैंने कितने महीने के लिए लिया ये? सर ये लिया 10 महीने के लिए। 10 महीने के लिए। अच्छा, इसके साथ क्या जुड़ेगा सर? इसमें डीए जुड़ेगा। लेकिन डीए भी कितना जुड़ेगा? डीए जुड़ेगा फॉर्मिंग वाला पार्ट, और वो भी 10 महीने के लिए। फॉर्मिंग पार्ट जुड़ेगा, वो भी 10 महीने के लिए। अच्छा, फॉर्मिंग पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी बेसिक पे में चेंज हुआ है, फॉर्मिंग पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। फॉर्मिंग पार्ट कितना मिल रहा है इसको महीने का? सर फॉर्मिंग पार्ट मिल रहा है, वैसे तो डीए कितना है इसका? सर वैसे इसका डीए है 3,000 रुपए महीना, मल्टीप्लाई बाय मैं 10 महीना कर दूंगा। लेकिन मुझे पूरा नहीं लेना, मुझे लेना है सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट। फॉर्मिंग पार्ट है सर जी 60%। तो 30,000 का 60% करूंगा तो कितना आएगा? 18,000 रुपए। तो यह आ गई 10 मंथ सैलरी, 10 मंथ एआरबी सैलरी, 10 मंथ एआरबी सैलरी कितनी आ गई सर? 62,000, 66,000, 66,000 डिवाइड कर दूंगा जब मैं इसको 10 मंथ से, तो ये आ जाएगा मेरा क्या? एवरेज एआरबी सैलरी। सेम वैसा जैसे ग्रेचुटी में करा था, 66,000। ठीक है? यहां तक बताओ कोई डाउट? चलिए, तो मुझे यहां पे ये वैल्यू मिल गई, देखो 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज एआरबी सैलरी कितनी मिल गई? 6600। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 66,000। ये वैल्यू आ गई मेरी 66,000। तो मुझे पहली वैल्यू मिल गई 25,000 रुपए, सॉरी 25 लाख रुपए। दूसरी वैल्यू एक्चुअल मिल गई 5 लाख रुपए। तीसरी वैल्यू मिल गई 66,000। अब मुझे यहां पे ये भी मिल गया, एवरेज एआरबी सैलरी कितनी आई थी मेरी? 6,600। अब अगर मुझे लीव क्रेडिट पता चल जाए, लीव क्रेडिट अभी जो मेरे पास पड़े हैं वो पता चल जाए, तो मैं मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू भी निकाल लूंगा, मैं मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू भी निकाल लूंगा, और क्या आ जाएगा सर? मेरे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल की भाई मल्टीप्लाई जो मुझे करना है। ठीक है, आइए लीव क्रेडिट। अच्छा एक चीज और लिख लेना, लीव क्रेडिट इन मंथ्स, ये मुझे मंथ में चाहिए होता है। ठीक है, लीव क्रेडिट इन मंथ, क्योंकि ये सैलरी भी क्या है? ये भी पर मंथ है, तो इसलिए भी ये मंथ में चाहिए। ठीक है, आइए वर्किंग नंबर 2 की बात करते हैं। मुझे बताओ क्या समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? कमेंट करके बताओ। कैलकुलेशन ऑफ लीव क्रेडिट अवेलेबल, कितना इसके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा? देखो क्वेश्चन में लिखा था कि कितनी छुट्टियां मिल रही है इसको? 35 छुट्टियां मिल रही हैं पर ईयर। तो टोटल लीव पर एनम, टोटल लीव पर एनम लिखना मत इसको, टोटल लीव पर एनम। मुझे बताइए एक साल में कितनी छुट्टी मिल रही है इसको? 35 दिन की छुट्टी मिल रही है एक साल में, 35 दिन। कितने साल इसने काम करा? इसने कितने साल काम करा? देखो यहां लिखा था 20 साल काम करा। तो अगर एक साल में 35 मिल रही हैं, एक साल में 35 मिल रही हैं, तो 20 में कितनी हो गई सर? 700। 20 में कितनी हो गई? 700। अब ध्यान से, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं कर सकते आप। समझिए, उसको छुट्टी कितनी मिल रही है? छुट्टी मिल रही है 35 एक साल की, और 20 साल काम करा। 20 साल काम करा तो पूरे टाइम कितनी छुट्टी मिली होगी? 700 दिन की। ये नहीं करना। आपने गलती क्या करी, या मैं बताऊं मैं आपको ये क्यों करवाना चाहता था? क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो छुट्टी वो कितनी भी दे, एम्प्लॉयर छुट्टी कितनी भी दे, लेकिन हमें यहां पे इस 35 की जगह कितना लेना है? 30। मैक्सिमम कितना लेना है? 30। ये मैंने आपको लिखवाया था। ये रहा, मैक्सिमम लीव पर एनम कैन बी 30 डेज, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप वाइल कैलकुलेटिंग द लीव क्रेडिट। तो यानी अगर वहां पे कितना भी लिखा हो, 40 लिखा हो, 45 लिखा हो, 60 लिखा हो, जो मर्जी लिखा हो, हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 30।
अच्छा 25 लिखा हो तो 25 ही लोगे, हम मैक्सिमम लिमिट में जा रहे हैं ना, मिनिमम पे नहीं जा रहे। अगर वहां 20 लिखा होगा तो 20 लोगे, लेकिन अगर 30 से ज्यादा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 30 लोगे। तो यहाँ पे मुझे लेना कितना है सर, यहाँ पे मुझे लेना है 35 की जगह मुझे लेना है यहाँ पे 30 डेज। ठीक है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि आपको 35 नहीं लेना, मतलब आपको जो एक्चुअल है वो नहीं लेना। अगर एक्चुअल 30 से ज्यादा है तो 30 लेना है, और अगर 30 से कम है तो एक्चुअल ले लेना है। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने हो गए सर? ये हो गए 600, 600, ये हो गए 600। ठीक है, अच्छा अब इसने लीव कितनी ले ली? लीव अवेल्ड, छुट्टियां मार कितनी ली इसने? देखो जरा, क्वेश्चन में गिवन है ये भी, कितनी छुट्टियां मार चुका है, ये देखो यहां लिखा था कहीं पे, ये रहा 480 दिन तो छुट्टी मार चुका है ये, 480 दिन छुट्टियां मार चुका है। तो लीव क्रेडिट कितना बच गया इसके पास? अभी छुट्टियां कितनी पड़ी हुई हैं सर? लीव क्रेडिट पड़ गया इसके पास 120 मंथ, 120 डेज, सॉरी मंथ नहीं, 120 डेज, क्योंकि डेज में निकल रहा है ना ये, 120 डेज। अब अगर मुझे इस डेज को मंथ में कन्वर्ट करना है, अब मुझे इसको क्या करना है सर? मुझे इसको कन्वर्ट करना है मंथ में, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा सर? देखिए, अगर मुझे दिनों को मंथ में कन्वर्ट करना है तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 से डिवाइड करके ये आ जाएगा आपका लीव क्रेडिट कितना? 4 मंथ। लीव क्रेडिट आ गया आपका 4 महीने का, ये आपको चाहिए। लीव क्रेडिट कितना आ गया सर जी आपका? 4 महीने का। लो, वैल्यू मिल गई। अब इसको पुट कर दो सर, ये आ गया मेरा 4 मंथ। तो 6600 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा सर आपका? ये हो जाएगा 26,400। अब इन चारों वैल्यू में से 26,400, इन चारों वैल्यू में से लीस्ट निकाल लो सर। ये 26,400 ही लीस्ट है, ये 26,400 ही क्या है सर? लीस्ट है। तो अब मैं बता सकता हूं सर कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जेम्प्ट होगा। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव एनकैशमेंट, टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव एनकैशमेंट। तो मुझे बताओ, लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, पैसा मिला कितना सर? लीव एनकैशमेंट मिला था उसको, कितना मिला था सर? लीव एनकैशमेंट मिला था उसको 5 लाख रुपए का। और एग्जेम्प्ट कितना हुआ सर? एग्जेम्प्ट हुआ लेस, एग्जेम्प्ट हुआ कितना? 26,400। तो 5 लाख माइनस 26,400 कितना हो गया सर? 4,73,600। ये क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल। ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। लो, ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं सर, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे आप अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हमें करना है सर प्रोविडेंट फंड के बारे में, कि प्रोविडेंट फंड में कितने टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं, रिकॉग्नाइज होता है, अनरिकॉग्नाइज होता है, स्टैट्यूटरी होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, कि क्या क्या टैक्सेबिलिटी है, ये सारा हमें पढ़ना है। फिर इसके ऊपर हमें क्वेश्चन भी करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोविडेंट फंड तो आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। फिर इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हम वीआरएस भी करेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसके बाद रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, फिर सुपर एनुएशन भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी है, और उसके बाद आएगा हमारा मेन पॉइंट जो है कॉन्सेप्ट नंबर 8, परक्यूजेट्स। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।